जो शिक्षा होती है ना, शिक्षा देने का तरीका अमूमन स्कूल में क्या है कि कुछ लिखा गया है, उस लिखे हुए को आपको पढ़ा दिया गया है। आप लकी हैं अगर आपको पढ़ा दिया गया तो, या आप खुद पढ़ लीजिए। फिर उस लिखे पढ़े में से कुछ सवाल दिए जाएंगे और आप उसका जवाब लिख देंगे। कौन सा जवाब? जो उसमें लिखा है उसी में से निकाल कर कुछ शब्द और कुछ लाइनें, अगर वो जवाब जितना उसके नज़दीक उन्हीं लाइनों से मिलता हुआ देंगे तो आपका जवाब सबसे सही माना जाएगा, आपको पास किया जाएगा, आपकी रैंक डिसाइड की जाएगी। और जितना ज़्यादा लाइनों को रटकर आपने जवाब लिखा है, उसकी वजह से आपकी मार्कशीट में नंबर भी ज़्यादा आएंगे। जवाब देने से मार्क्स ज़्यादा आए। हो सकता है कुछ लोग आपके लिए तालियां भी बजाएं क्योंकि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और जवाब देने का एकमात्र प्रमाण है आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ नंबर। ये सब है हमारी शिक्षा ना। तो मुझे लगता है दोनों ही चीजें कहीं किसी मौके पर आकर गलत साबित होती है, क्योंकि समाज के अंदर ना तो जवाब देने वाला पसंद किया जाता और सवाल करने वाला तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। आपने सुना होगा ना कि हम ऐसे ही सिखाते हैं अपने ज्यादातर बच्चों को, बड़ों का आदर करो। और बड़ों का आदर करने का एकमात्र तरीका है कि उनसे सवाल मत पूछो। उनकी कोई बात गलत लग रही हो तो भी सवाल मत पूछो, उनको पलटकर जवाब मत दो, चाहे उन्होंने कितना ही गलत कुछ कर दिया हो, गलत करने वाले हों। तो ये समझने में क्यों उन लोगों से चूक हो जाती है कि ना सवाल करना है, ना पलटकर जवाब देना है, बस जीवन काटना है। और ये सवाल उठाने वाले लोग, पलटकर जवाब देने वाले लोग अक्सर ही मुसीबतों में घिरे होते हैं। तो जब ये नहीं करना तो आपको सीधा बचपन से ये सिखा देना था। सवाल उठाना इस समाज में अपने से बड़ों पर, अपने मुखियाओं पर, अपने नियोक्ताओं पर कि जो आका बन गए हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, गैर वाजिब होगा, असामाजिक होगा। तो कोई क्यों सवाल उठाता और क्यों मारा जाता? लेकिन सिखाना अलग हुआ और जीना अलग। सुशांत ने जो सवाल पे सवाल किए, सवाल भी पूछ कर किए तो चिट्ठी लिख कर किए, इस उम्मीद से किए कि कोई एक अगर उन्हें नजरअंदाज करेगा तो एग्जीक्यूटिव में एक से एक पढ़े लिखे, शिक्षित, ऊंचे ओहदेदार और नामी गिरामी लोग हैं, उनमें से कोई तो उसकी बात का जवाब देगा, गलत बात को गलत कहेगा और सही बात का पक्ष लेगा। पर यह खेल कुछ और है। और इस खेल में एक एक कर सारी चालें चली जा रही हैं और हर एक चाल पिटने के बाद संस्था के डायरेक्टर
एग्जीक्यूटिव के लोग फिर एक नई चाल। दरअसल अब ये जिस किसी भी जने को संस्था में लेकर आते हैं तो वो ऐसे नहीं कि किसी शख्स को लाए हैं, किसी पद पर लोगों को लाए हैं। अब सीधा लगता है अब वो एक नई चाल लेकर आए हैं। इस बार वो जो चाल लेकर आए हैं वो बहुत खतरनाक पड़ सकती है। सुशांत, ध्यान रखना अपना, क्योंकि ऐसे ही नहीं इसको शहरी शरीफ के इस हिस्से में गलीज तानाशाह, सुना आपने? गलीज तानाशाह। इंतजार की तिथियां समाप्त हो गईं। 10 तारीख आ गई और आज तृष्णा हरसाय नए डायरेक्टर के तौर पर ऑफिस नहीं आई। करते रहो आप इंतजार, वो अगले और 5 दिन तक नहीं आई। स्टाफ को न डॉक्टर जैन की तरफ से न अध्यक्ष की तरफ से कुछ सूचित किया गया। मतलब स्टाफ की कोई औकात नहीं, कोई डिग्निटी नहीं। चाहे जब बोलो कि अध्यक्ष या डायरेक्टर आ रहा है फला तारीख को, फला उसको, सब तैयार रहो, लेकिन वो नहीं आ रहा, उसकी कोई सूचना नहीं। वो क्यों नहीं आया इस बाबत कोई बातचीत नहीं। और 1-2 दिन नहीं, सप्ताहों और कभी कभी तो ये महीनों तक भी हुआ है। अजीब तानाशाही है इन शहरी शरीफों की। तो करते रहो आप इंतजार, वो अगले 5 और दिन नहीं आई। स्टाफ को न डॉक्टर जैन की तरफ से न अध्यक्ष की तरफ से कुछ सूचित किया गया। आप अपने घर में करते हैं क्या सूचित रसोई के सिंक के आसपास कभी कभार आ जाने वाले चूहे को, गर्मी पाकर तस्वीर के पीछे से छत पर रेंग रही छिपकली को, बाथरूम में पैदा हो गए कॉकरोच को, कि आज आपके घर में कौन आ रहा है और क्या बनाया जाएगा? नहीं ना। तो यहां स्टाफ को भी कोई सूचना नहीं दी गई। फिर एक दिन सुबह 11 से कुछ मिनट ऊपर हो रहे होंगे कि यह महिला आई। देखते तो इन्हें हम सब लोग पहले भी कभी कभी थे, लेकिन आज जी भर के देखा। जो बोली तो इनके चमकते दांत पहले दिखे और हम तो बेबस जनता की तरह बस उनकी चौंध ही देखते रह जाएं। भावशून्य मशीनों की तरह हम मुंह पर स्थायी मुस्कुराहट फैलाकर इनके आसपास रहे आज। और आज पहले दिन इन्होंने पूरे 3 घंटे संस्था में गुजारे। पूरे 3 घंटे एक ही वाक्य स्पष्ट और अर्थवान कहा था जो इन्होंने कहा, मैं तो आना नहीं चाहती थी, लेकिन श्रद्धा जी और अध्यक्ष साहब ने कहा कि अभी कुछ समय के लिए आप संभाल लें। मैं तो सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद किताबें पढ़ूंगी और टीवी देखा करूंगी, पर ये नहीं माने तो ये सब हुआ और वो चली गई। लोगों ने जाने क्या क्या बातें करते हुए आज के बचे हुए कोई 2 घंटे गुजारे। क्या बात करते होंगे ऐसे लगातार हालात से गुजरते हुए लोग, और क्या फर्क पड़ता होगा इन लोगों की बातों से? कुछ नहीं, बस टाइम गुजर जाता होगा। मैं सोचता रहा कि तो अब राज्य की इस नामचीन, कभी अपने काम की वजह से संभवतः देश में सबसे बड़ी संस्थाओं में शुमार इस संस्था को अब यह नेतृत्व कैसी दिशा देगा, जिसका सपना किताबें पढ़ना और दिन भर टीवी देखना बन चुका था, और जो किसी के जबरदस्ती दबाव बनाने और कैसे भी करके एक व्यक्ति के अवसरों को खत्म कर देने की बुनियाद पर संस्था में आ गया हो, लीडर बनकर। पर आ गया। अगले दिन कोई 12 बजे तृष्णा हरसाय ऑफिस आई और 2 घंटे इस इमारत की 4 दीवारी में रही। कुल जमा 1 घंटे लोगों से, अकाउंटेंट से और कॉमनली सबसे थोड़ी अनौपचारिक बातें की और चली गई। फिर 2 दिन नहीं आई। सब ने एक दूसरे से पूछा, किसी के पास कोई सूचना नहीं थी। इसके अगले दिन कोई छुट्टी
तो कुल 5 दिन यदि गिने तो डायरेक्टर के आने का औसत 1 घंटा प्रतिदिन का आ रहा था। छुट्टी के बाद ऑफिस खुला और आज 12 बजे डायरेक्टर बनी तृष्णा हरसाय आई। संस्था में अब एक ही बेहद छोटा प्रोजेक्ट चल रहा था। आज डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट की जानकारी ली और पहली बार मुझसे बात की थी। और क्या चल रहा है बताओ। पूछने पर मैंने वो सब बातें बता दी जो मैं कोई पिछले महीने उस फंडिंग एजेंसी में सुमंगला से मिलकर आया था। मैंने यह भी बता दिया कि मुलाकात के दिन ही शाम को ही मैंने इसकी सूचना अध्यक्ष को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे दी थी। तृष्णा हरसाय सुमंगला को नहीं जानती थी। मुझे आश्चर्य हुआ था कि यह महिला सुमंगला को नहीं जानती थी, जो इस समय राज्य की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी में एक बड़े पद पर थी और पिछले लगभग 10 वर्षों से वो इस शहर में ही नियुक्त थी। मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, मैंने अपने आप को समझाया। डायरेक्टर तृष्णा हरसाय ने मुझसे कहा कि सुशांत, आप इनसे मिलने का समय ले लो, फिर हम इनसे मिलने चलेंगे। संस्था में प्रोजेक्ट लाना, संस्था का काम करना बेहद जरूरी था। मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था। जब डायरेक्टर चली गई तब मैंने एक बार फिर सुमंगला को फ़ोन किया। कोई महीने भर से ज़्यादा का समय हो गया था जब मैं इनके ऑफिस में मिला था। सुबह कोई 50 मिनट चली थी हमारी बात और सुमंगला ने मुझे कई सुझाव देते हुए काम करने की हामी भर दी थी। कहा था, ठीक है, तुम कहते हो तो हम एक बार फिर से संस्था के साथ काम करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। बस एक ही शर्त है, डॉक्टर जैन किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। फोन उठाते ही मैंने विनम्रता से सॉरी बोलते हुए बात करना शुरू किया था। आपसे बात हुई उसके बाद अब कोई महीना भर हो गया है। दरअसल नई डायरेक्टर ने पहले तो पद ग्रहण नहीं किया था, फिर किया तो वो आई नहीं और अब उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई है। सुमंगला को फ़ोन कर मैंने तृष्णा हरसाय का नाम, मैं रिटायर्ड पद बताया था। सुमंगला भी तृष्णा हरसाय को नहीं जानती थी, पर उन्होंने बड़ी उदारता दिखाते हुए मुझे मिलने का समय दे दिया था, परसों सुबह 10 बजे। सुमंगला से हुई पूरी बातचीत का एक बड़ा व्हाट्सएप मैसेज मैंने तृष्णा हरसाय को कर दिया था और परसों की तारीख और मिलने के समय का भी इसमें साफ साफ उल्लेख कर दिया था। मैसेज भेजने के कोई 3 घंटे बाद मेरा मैसेज पढ़ा गया था। मोबाइल में युक्त तकनीक से मुझे पता चलता था कि थोड़ी देर बाद ही मुझे तृष्णा हरसाय का रिटर्न मैसेज आ गया था, ओके, डू द नीडफुल प्रेपरेशंस। मुलाकात के दिन तृष्णा हरसाय का फ़ोन आ गया था कि मैं उनके घर आ जाऊं ताकि वहीं से उनकी गाड़ी में हम दोनों साथ जा सकें। हालांकि तृष्णा हरसाय और सुमंगला के ऑफिस के बीच में पड़ता था संस्था का ऑफिस, पर अब मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, चला गया तय समय पर उनके घर और कोई 20 मिनट की ड्राइविंग कर हम सुमंगला के ऑफिस में पहुंच चुके थे। 2 मंजिला भवन में यह ऑफिस चलता था। दूसरी मंजिल पर सुमंगला का कमरा था। 2 मंजिला मकानों में लिफ्ट नहीं लगी होती तो मुझे नहीं पता। सीढ़ियों पर मैं आगे, पीछे मेरी डायरेक्टर। दूसरी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उनकी सांसों के गुस्सा या कहूं तेज होने की आवाज मुझ तक आ रही थी। सांसों पर काबू पाते हुए हम दोनों सुमंगला के कमरे तक पहुंचे। मैंने गर्दन आगे कर उनके कमरे में झांका। कंप्यूटर स्क्रीन से ध्यान हटाते हुए अपने खास चिर परिचित जोशीले अंदाज में सुमंगला ने मेरा नाम बोलते हुए कहा, आओ आओ, वेलकम सुशांत। कमरे में घुसते ही मैंने तृष्णा का परिचय दिया। सुमंगला ने हमारे लिए चाय कॉफी ऑर्डर कर दी थी। कोई 40 मिनट चली इस पहली शिखर वार्ता में आगे काम करने की, प्रोजेक्ट बनाने की सहमति बनी। सुमंगला ने कोई 3 बार तो मेरे काम करने के ढंग और अनुभव का भी जिक्र तृष्णा से कर दिया था। यह एक चेतावनी की तरह मुझे लग रहा था कि सुमंगला ने बिना नाम लिए मानो यह कहा हो कि मिस रिटायर्ड तृष्णा हरसाय, मैं तुमको नहीं जानती, डॉक्टर जैन को जानती हूँ, जिनके साथ हम काम करना नहीं चाहते, और आगे यदि संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं
तो इस आदमी की पहल और प्रयासों की वजह से कर रहे हैं, यह याद रखना। मैंने सुना, मेरे कान बजते रहते हैं, कुछ बातें तो सिर्फ इनको ही सुनाई देती हैं, मेरे कानों को। जब तब आने वाले समय में ऐसा वैसा कुछ हो नहीं जाता, लोगों को तो दिखाई भी नहीं देता। सीढ़ियों से उतरना आसान था, तो आगे आगे डायरेक्टर और पीछे पीछे मैं उतरते हुए ऑफिस से बाहर सड़क पर आ गए थे। अगले 2 महीनों में तृष्णा सहाय कुल जमा 8-10 दिन ही ऑफिस आई थी। मैंने अपने स्टाफ के लोगों की मदद से जैसे तैसे एक प्रोजेक्ट का खाका बना लिया था। अब प्रोजेक्ट बनाने का काम तो डायरेक्टर का था, पर उन्होंने कहा आप बनाओ, मैं देखती हूँ। मैंने कभी प्रोजेक्ट बनाया नहीं था, जानता था, पर जानने और बनाने की प्रक्रिया में दिन रात का सा अंतर महसूस होता है। तृष्णा हरसाय को यह पता लग चुका था कि मेरा एक दोस्त वहाँ काम करता है फंडिंग एजेंसी में, तो उन्होंने मुझे यह भी कह दिया कि तुम उसकी मदद ले लो। अरे उसकी मदद तो मैं ले ही रहा हूँ, अब आप भी तो कुछ करो, अपने पदनाम स्वरूप कुछ तो करो। इस दोस्त की दोस्ती और भलमनसाहत का खूब इस्तेमाल संस्था ने किया। मैं अपने लिए तो क्यों कहूँगा। जो प्रोजेक्ट सुमंगला से मुलाकात के अगले 15 दिनों में बनकर चले जाना था, वह तृष्णा की कार्यशैली की, जिसमें से कार्य को तो अलग ही कर दिया जाए और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से फाइनल होते होते लगभग 2.5-3 महीने का समय लग गया था। पिछले कोई 4 महीने में तृष्णा हरसाय का ऑफिस आने का औसत कोई 4 दिन महीने का आ रहा था। यह एक नई किस्म थी डायरेक्टर की, जिसे डॉक्टर जैन और अध्यक्ष के असीम प्रयासों से संभव किया गया था। संस्था का उद्देश्य, मूल नियम कायदे, जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना, ये सब तो त्राही त्राही कर रहे थे, और कहीं औने कोने में दुबके लुढ़के पड़े गांधी, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो भी त्राहिमाम ही तो कर रहे होंगे ना। मैं सुन भी रहा था और देख भी रहा था। मैं शीशा बन जाता था जब डॉक्टर जैन, राजेश्वर सा अध्यक्ष और नई नवेली डायरेक्टर तृष्णा इस ऑफिस में या कहीं भी मेरे सामने पड़ जाते थे या आसपास से भी गुजर जाते थे। यह प्रोजेक्ट आ गया, पैसा आ गया, और वो बात सही साबित हो गई थी जिसे मैंने हाथ खड़ा कर और फिर उठ खड़े होकर डॉक्टर जैन की उस बात पर कहा था, जब उन्होंने अध्यक्ष के मार्फत ऐलान करवा लिया था कि अब कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहता। और मैंने लगभग विरोध करते हुए, चीखते हुए, इस झूठ को नंगा करते हुए कहा था कि लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनकी तो शर्त यह है कि डॉक्टर जैन उर्फ श्रद्धा जी अब कोई आफत खड़ी ना करे, हस्तक्षेप ना करे। जोश की खुमारी में मैं आगे बढ़ जाना चाहता था, बढ़ चला, काम में डूब गया, लेकिन डॉक्टर जैन का प्लान कुछ और ही था, और इस बार उसमें साथ देने को तैयार थी नई डायरेक्टर तृष्णा हरसाय, जो काम किए जाने से लेकर काम की रिपोर्ट बनने तक में कोई रुचि नहीं ले रही थी। रुचि लेने और काम में इनपुट के लिए उस जगह आना भी होता है, और जहां काम चल रहा है, नए प्रोजेक्ट का मैं कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। काम बहुत अच्छे से समय और प्रोजेक्ट के ज़मीनी नियमों के अनुसार ही चल रहा था, यानी सब कुछ शांति से सुचारू रूप से चलने लगा था। कोई 3-4 महीने तक तृष्णा हरसाय ने प्रोजेक्ट में चल रहे काम के बारे में जब पूछा ताछा और रिपोर्ट चाहिए, तो मैं नियमित रूप से भिजवाता ही था संस्था के मेल आईडी पर। हर बार मैं लिखता, रिपोर्ट आपके अवलोकन और सुझाव हेतु। कई बार उनका जवाबी मेल आता, रिसीव्ड थैंक्स। कभी आता, डू द नीडफुल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई मीटिंग नहीं, कोई रिव्यू नहीं, बस तृष्णा हरसाय के ये ही 2 काम होते। महीने के अंत में सैलरी के चेक पर साइन करना और रिपोर्ट्स पर लिख भेजना, ओके। कौन है असली दुश्मन देश का? होना यह चाहिए था कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो दूसरे की खोज करे, नए आइडिया पर काम करे,
ताकि लोगों और संस्था को तसल्ली हो, ताकि काम चलता रहे, ताकि हमारे काम से देश दुनिया को फ़ायदा पहुंचता रहे, ताकि पद पर बने रहने का आपका औचित्य बना रहे। कोई 7-8 महीने हो गए थे। इन 7-8 महीनों में तृष्णा हरसाय औसतन 4 दिन ही ऑफिस आ रही थी। कब आएंगी इसकी कोई सूचना हम में से किसी के पास नहीं होती थी। मैं नोटशीट बनाकर उनकी टेबल पर रख देता। 2 दिन तक नोटशीट रखी रहती, फिर मैं मैसेज से उन्हें सूचना देता। वो जब टाइम मिलता अपनी सुविधा से मेरा मैसेज पढ़ लेती और जब उनका मन करता तब जवाब देती। एक दिन अचकचाई सताई सी थी वो, तो मीटिंग टेबल पर बोली, रिपोर्ट्स शॉर्ट में होनी चाहिए, लंबी रिपोर्ट्स मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती। याद रखिए आप, इसने कहा था रिपोर्ट्स शॉर्ट में होनी चाहिए, लंबी रिपोर्ट्स मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती। अरे भाई, ऐसे कौन संस्था चलाता है? अरे भाई, अपने पद की मर्यादा और इससे अपेक्षाओं का तो ख्याल रखो। संस्थाएं ऐसे नहीं चलती। लीडर और पदासीन लोगों को तो अधिक और अधिक काम करना पड़ता है और काम करने के लिए ऑफिस आना पड़ता है, पर उनसे कौन कहे? कोई कहने वाला नहीं, तो सुनने वाला भी कौन है यहाँ? पर बात इतनी ही नहीं थी। तृष्णा हरसाय ने कहा था, मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए हूँ, और हाँ, तुम लोग, मुझसे मुखातिब होते हुए कहा था, मैं कभी फील्ड में नहीं जाऊंगी। उनके ऑफिस नियमित नहीं आने से ऑफिस में लोगों के बीच होने वाले वाद विवाद वार्तालाप को संभालने वाला कोई नहीं था। फील्ड में कैसा काम हुआ, क्या कमी रही, क्या सुधार करना है, इस पर कोई बात नहीं होती थी। ऐसे हालात में यदि कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो चलता रहता है, लेकिन और बहुत सी दिक्कतें सामने आने लगती हैं, तो वो दिक्कतें आने लगी थी। फंडिंग एजेंसी डायरेक्टर के नाम मेल भेजकर कोई सूचना, कोई जानकारी चाहती तो उसे कभी समय पर जवाब नहीं मिल रहा था। मैं हर बार अपनी तरफ से बात संभालता, पर अब फंडिंग एजेंसी को पता चल चुका था कि यह डायरेक्टर उनके प्रोजेक्ट की अपेक्षाओं के अनुरूप तो है ही नहीं, बल्कि संस्था के अंदर भी उसे कार्य समन्वयन में दिक्कतें आ रही हैं। समन्वयन के लिए आपका वहां होना जरूरी है जहां आप समन्वयन चाह रहे हैं। पर तृष्णा हरसाय न पूरी तरह आ रही थी, न उनसे कोई काम इस तरह से हो रहा था कि जिससे संस्था आगे बढ़ सके। पर वो पद पर बनी हुई थी, पद पर, उस पद पर जिसका नाम था हिंदी में निदेशक और अंग्रेजी में डायरेक्टर। एक दिन ऑफिस में वो अपने कक्ष में थी और स्टाफ का एक सदस्य और भीतर ही था कि तृष्णा हरसाय की पहली बार जोर से बोलने की, लगभग चिल्लाने की आवाज आई। वो उस सदस्य को डांटते हुए कह रही थी, मैं इस सब के लिए नहीं हूं यहां कि तुम लोगों की बातें सुनूं। मैं यहां किसी की नौकर नहीं हूं। बिल्कुल यही कहा था। मेरा कमरा इस दीवार से लगते हुए था जहां डायरेक्टर रूम का एक दरवाजा खुलता था। यह इस तरह की आवाजों का सुनाई देना तो किसी बड़ी हो चुकी बात का संकेत था। हुआ कुछ नहीं था सिवाय इसके कि वो सदस्य अपनी किसी सदस्य के साथ हुआ वाद विवाद उन्हें बताना चाह रहा था और वो चीख पड़ी थी। उस सदस्य को तो डांटा ही, 1 मिनट के लिए अपना माथा पकड़ के भी बैठ गई थी तृष्णा हरसाय और फिर तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजे की जोर से आवाज आई, भड़ाक। ये स्टाफ मेंबर तृष्णा हरसाय के जाने के बाद देर तक भुना रहा था और यह तक बोल दिया था, यार ये कैसी डायरेक्टर है जो आती है नहीं, कोई आइडिया देती नहीं है, कोई काम करती नहीं, और कुछ कहो तो चिल्लाती है कि मैं यहाँ इस सब के लिए नहीं हूँ, किसी की नौकर नहीं हूँ। अब तो अध्यक्ष साहब से बात करनी पड़ेगी कि सर कोई स्थायी और पूर्णकालिक डायरेक्टर यहाँ लाइए। बात उसकी सही थी। अगले 1-1.5 महीने में यह डायरेक्टर कोई 8-10 दिन आई और 2-3 लोगों को डांट डपट की इसने, और अब सिर्फ मैं बचा था
कि जिससे इसने कोई सीधा एनकाउंटर नहीं किया था। यह डायरेक्टर एक अलग तरह के दबाव में मुझे महसूस होती थी। मुझे लगता था यह किसी और ही उद्देश्य से यहाँ आई थी और वो पूरा नहीं हो रहा। काम की या लोगों के साथ होने वाले वाद विवादों की, उनकी समस्याओं की सूची बढ़ती ही जा रही थी। कैसे बर्दाश्त करती है डायरेक्टर, जो रिटायरमेंट के बाद टीवी देखना और किताब पढ़ना चाहती थी, पर हाय कुर्सी तेरा चस्का। एक बार तू मिल जाए तो कितने ही ऐसे मर्दूद हैं जो कुछ करेंगे नहीं लेकिन तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। इस संस्था के अध्यक्ष से पूछ लो, वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मुझे पता था यह जब आई थी उससे पहले के कोई 2-3 लगातार सालों की मेरी और डॉक्टर जैन की जंग को हमारी लाइन के हजारों लोग जब जान गए थे तो ये कैसे अछूती रह सकती थी। और पिछले कोई 1 साल में 1-2 बार फ़ोन पर जुबानी के अलावा 3 पेज की एक चिट्ठी भी तो मैं इसे लिख चुका था। इसमें इतनी शक्ति और इसको इतनी ज़रूरतें नहीं लगी कि यह मेरी पूरी चिट्ठी को पढ़े तो यह संस्था की निदेशक क्या सोचकर, क्या खाकर बन गई होगी। कसम खाकर। किसने खिलाई होगी इसको कसम? डॉक्टर जैन ने। क्या खिलाई होगी? खिलाई होगी अपनी आधी अधूरी झूठ की कहानी सुनाकर, अपने काम, अनुभव और उपकारों की दुहाई देकर कि अब बस तू बची है जो इसका मतलब सुशांत का कुछ इलाज कर सकती है। झूठ सच करते हुए कहा होगा और इसको चढ़ाया होगा भप्पे पे कि तुम तो इतनी बड़ी अफसर रही हो, तुम्हारे साथ राजेश्वर साहब जैसे आईएएस रिटायर्ड हैं और मैं तो हूँ ही हर हाल में। यह भी याद दिला दिया होगा कि तुम और मैं तो मिस्टर समीर बर्डिया के साथ भी इतना काम कर चुके हैं। तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। हाँ, ऐसा करते वक्त वो तुमसे डाह रखती है, यह बात किसी सूरत में जुबान पर नहीं आने दी होगी। और तुम इतनी मान मनुहार के बाद पिघल गई होगी ना कि शिक्षा जगत का इतना नामी पोस्टर एक ना कुछ पंफलेट को इतनी नामचीन संस्था का निदेशक पद ऑफर कर रहा है, वो भी बिना कुछ करे धरे, बल्कि इसी शर्त पर कि तुम्हें संस्था चलाने के लिए करना कुछ नहीं है, बस एक ही काम करना है कि कैसे भी करके सुशांत को इतना और इस तरह से परेशान करना है कि वो छोड़ भागे इस संस्था को। 85 साला गौरवमयी इतिहास वाली महिला तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही है और तुमसे बस यही तो मांग कर रही है कि तुम संस्था में शक्ति का सर्वोत्तम पद ग्रहण करो देवी। तो मैं तृष्णा हर्षाय यह कसम खाती हूँ कि कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से इस सुशांत का सर्वनाश कर दूंगी। आप निश्चिंत रहिए श्रद्धा जी। बस यही बात अब तृष्णा हर्षाय का काम कर रही थी। वो मौके की तलाश में थी कि मैं कुछ ऐसा वैसा करूं और ये मेरा शिकार कर अपने मिशन में कामयाबी की सूचना जल्द से जल्द डॉक्टर जैन को सौंपे। इनके इरादे मैं जानता था, इसलिए मैंने मामूली से मामूली गलती होने को भी रोक रखा था। और मेरे इरादे से तो अब तक ये लोग भी वाकिफ हो चुके थे कि ये चाहे जितने गलत दबाव बनाए, मैं टिका रहकर इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा, पूछता रहूँगा सवाल। तो इनकी उस कसम खावणी की इज्जत का भी तो सवाल था, मुझे ऐसा लगा। लगभग 7-8 महीने हो चुके थे तृष्णा हर्षाय को निदेशक बने। वो एक भी प्रोजेक्ट ला नहीं पाई थी। जो एकमात्र प्रोजेक्ट संस्था में लाया और चल रहा था वो वही था जिसके लिए वो फंडिंग एजेंसी की 2 मंजिला सीढ़ियां चढ़कर मेरे साथ गई थी और मेरे पीछे पीछे और उससे उतरकर सड़क पर आ गई थी मेरे आगे आगे।
अच्छा, ये सब लोग जानते थे कि डॉक्टर जैन अपने दंभ और पागलपन के दर्जे की जिद के चलते इस संस्था से चिपकी हुई है। मेरे उठाए गए सवालों का जवाब न सिर्फ डॉक्टर जैन बल्कि पूरी एग्जीक्यूटिव सहित संस्था में किसी के पास नहीं था। फिर यह क्या हो रहा है? जो हो रहा है, क्या उसे सामूहिक अपराध की संज्ञा दी जा सकती है? आला दर्जे के पढ़े लिखे, ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों से रिटायर और अब भी बहुत सी संस्थाओं में कहीं साधारण सदस्य तो कहीं किसी महत्वपूर्ण पद पर यह आसीन है। तो क्या मेरे सवाल व्यर्थ हैं? तो क्या मेरा संघर्ष व्यर्थ है? तो क्या मेरा जीना ही व्यर्थ है? नहीं सुशांत, तुम्हारा जीना और इन लोगों को लगातार अपने सवालों से चुनौती देना ही तुम्हारे होने की सार्थकता है। तुम कम से कम इनसे सवाल तो कर रहे हो, वरना कितने लोग हैं जो लड़ रहे हैं और जिन्होंने इस सिस्टम को 5-5 ऐसी चिट्ठियां लिखी हैं कि जिनमें से एक का भी जवाब इनके पास नहीं है। तुम लड़ो सुशांत। मैं हर बार याद करता हूँ, अपनी पीठ खुद ही थपथपाता हूँ और पुनः इनसे लड़ने को, एक और सवाल पूछने को अपने को तैयार करता हूँ। और सुशांत, तुम अब तक यह तो समझ ही गए होंगे कि ये पावरखोर भले एक दूसरे की पीठ पीछे कितनी ही बुराइयां करें, किंतु ये एक दूसरे का ही पक्ष लेंगे, खासकर जब इनके खिलाफ लड़ने वाला तुम्हारे जैसा बेहद मामूली इंसान हो। फिर भी तुम जूझना चाहते हो तो जूझो। लगता है जूझना तुम्हारी नियति हो गई है, तो अब जूझो। इस निष्क्रिय ही सही है तो तुम्हारी निदेशक ही ना, भले ये कुछ करे ना करे, भले तुम चाहो तो इसे तानाशाह कहो, गलीज तानाशाह। जहन में उभरा और मैंने तृष्णा हरसाय को इस नाम से बुदबुदाया, गलीज तानाशाह। यह जो संस्था को प्रोजेक्ट मिला था, यह 11 महीनों के लिए था। संस्था अच्छा काम करती है तो इसे अगले 3 सालों के लिए बढ़े हुए बजट के साथ आगे बढ़ाया जा सकता था। प्रोजेक्ट का काम स्मूथली, शानदार ढंग से चल रहा था, पर यही चिंता का विषय बन रहा था। संस्था के ऑफिस से कोई 20 किलोमीटर दूर एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स के 4थे माले पर मालिकाना हक के साथ आराम फरमा रही डॉक्टर जैन के लिए यही चिंता का विषय बन रहा था। अपने फ्लैट में लगी आराम कुर्सी में धंसे बैठे हुए बेचैन होकर उन्होंने तृष्णा हरसाय को फोन मिला दिया। अपनी स्क्रीन पर जब तृष्णा हरसाय ने उनका नाम देखा तो बहुत मुलायमियत और नाजुक शब्दों में जोश की चाशनी चढ़ाकर नमस्ते श्रद्धा जी बोला था इसने। मैंने अपने कमरे में बैठे हुए यह साफ सुना। इस दिन ऑफिस में सिर्फ तृष्णा हरसाय और बतौर कैडर सिर्फ मैं ही था। रामकिशन रसोई में अखबार में नियमित रूप से आने वाली पहेलियों से उलझा हुआ था, तो गिरधारी पहली मंजिल पर बने ऑफिस में अपने कमरे में जब ज़्यादा काम धाम नहीं होता था तो खाटू श्याम के भजन कंप्यूटर पर सुन रहा होता था। ऑफिस में नीम सन्नाटा था, इतना कि डॉक्टर जैन की मोबाइल पर आती आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ श्रद्धा जी, कहने तक तृष्णा हरसाय की आवाज़ में तेजी और जोश था। फिर ख्याल आया होगा मेरा, तो खुद के बोलने की आवाज़ धीमी कर ली। फिर भी मुझ तक आ रही थी, कोई व्यवधान ना हो इसलिए मैंने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल लिया था। मुझे बस अपने दिल के धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ श्रद्धा जी, ठीक चल रहा है और अच्छा चल रहा है, तो हमें उम्मीद है आगे 3 साल के लिए भी मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप आइए, कल आ जाइए। अरे श्रद्धा जी, वाकई ऐसा नहीं। अच्छा, कल ऐसा करते हैं, हम लंच साथ ही करते हैं। जी ठीक है। ऑफिस में ना सही, पर ऑफिस के आसपास ही कहीं। बातें करते हुए तृष्णा ने अपने रूम का गैलरी में खुलता दरवाजा बंद कर लिया था। मुझ तक आवाजें फिर भी आ रही थी। लाख बचने पर भी शायद तृष्णा हरसाय के जेहन में मेरा कुछ ख्याल आ रहा होगा, या डॉक्टर जैन ने ही ताकीद कर लिया होगा कि कहीं सुशांत को तो नहीं ये सब सुनाई दे रही है आवाजें, हमारी बातें।
उसने गैलरी का दरवाजा खोला और फोन पर बात करते करते ही भीतर मीटिंग हॉल में पहुंच गई। फिर आवाजें थी आ ही रही थी और बात करते करते आज पहली बार यह डायरेक्टर ऑफिस की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई छत पर पहुंच गई थी। छत पर मैं अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। अब साफ साफ वाक्य तो नहीं, पर तृष्णा हरसाय का जी हाँ जरूर नहीं ऐसा नहीं है, आप चिंता मत करिए मुझ तक आ रहा था। फिर वो बात करते करते हुए ही इन्हीं सीढ़ियों पर पैर पटकती हुई नीचे आ गई। भीतर मीटिंग हॉल से भी बाहर भीतर आने जाने का एक दरवाजा था, तो उससे बाहर पोर्च में आ गई। मोबाइल उसके कान पर लगा हुआ था, जो थोड़ी थोड़ी देर में कभी दाएं कान पर तो कभी बाएं कान पर आ जा रहा था। फोन पर बातें चल रही थी। उधर से कुछ इस तरह का संदेश आ रहा था कि बीच बीच में हंसने, ठहाका लगाने या ठहाका लगा लेने की गुंजाइश तृष्णा के पास नहीं थी। ऑफिस शहर की पॉश कॉलोनी में है और यह एक ज्वेलर का बड़ा मकान था जिसके दोनों तरफ पोर्च बना हुआ था। तो तृष्णा हरसाय इस साइड से उस साइड के पोर्च में फोन लेकर आ गई थी। रूम में खिड़की पर लगी जालियों से उसका पद संचरण नजर आ रहा था। बात बेहद गंभीर, गहरी और घातक स्तर की कुछ हो रही थी, यह पक्का था। और चर्चा में केंद्र बिंदु सुशांत था, मैं था। इसका मुझे अंदाजा ही नहीं, पूरा यकीन था। फोन लिए लिए ही तृष्णा हरसाय वापस अपने कमरे में आ गई थी। मुझे फिर से साफ साफ सुनाई देने लगा था, ठीक है श्रद्धा जी, कल हम मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू। यह आखिरी वाक्य था। कोई 30-35 मिनट चली इस बातचीत का और इस दौरान तृष्णा हरसाय ने आज इस संस्था की छत, गलियारे, पोर्च, सीढ़ियां और ऑफिस के पीछे खाली जगह में लगे घने पेड़ जिस पर एक कोयल आ बैठती थी और गर्मी के दिनों में जोर जोर से चिल्लाती थी, तक जा पहुंची थी। लोग कहते थे कोयल बोल रही है, मुझे लगता था कोयल कुछ सवाल पूछ रही है जिसका जवाब इस ऑफिस में किसी के पास नहीं था। फोन की तपिश ने कुछ तो ऐसा पैदा किया था कि कोई 3:30 बजे वो अपने कमरे से तेजी से निकलकर खुद के ही हाथों बुक की गई ओला में जा बैठी थी। आज रात मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी तो नहीं ही आई। लाख करवटें बदल कर देखा, आंखें मींची और खुद से कहा मुझे नींद आ रही है। मोबाइल स्क्रॉल किया पर कोई असर नहीं हुआ। आज दिन में डॉक्टर जैन और तृष्णा हरसाय के बीच हुई लंबी बातचीत में मुझे तरह तरह के जाल जंजाल, चेहरे, उठी हुई तनी हुई भ्रकुटियाँ, तनी हुई मुट्ठियाँ और सत्ता, कुर्सी, ये सब हिलती डुलती दिखाई दे रही थी। कुर्सी का यह हिलना डुलना कुछ कुछ वैसा था जैसे कोई शाकाल नुमा विलेन अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अपने किसी दुश्मन को खत्म कर देने के लिए जब प्लान करता है और खुद की घातक सोच और दिमाग में लगी बदले की भावना से जब हिलने लगता है, तो यह आराम कुर्सी खुद ब खुद आगे पीछे होने लगती है। कुछ तो बुरा ही प्लान किया है डॉक्टर जैन और तृष्णा हरसाय ने। अब यह कौन सा नया दांव पेच लगाएगी? अब कौन सा खेल इस संस्था में होगा कि जिससे मैं निकाल बाहर कर दिया जाऊं? यह मेरे मन का वहम नहीं था। पिछले कोई 8-10 वर्षों में बकौल शायर खत का मजमून भांप लेता हूं लिफाफा देखकर के दौर से ही तो गुजर कर इनकी चालों कुचालों को एक छोटे से ही सही किंतु एक अरसे पहले ही समझ जाता था और इसलिए ही शायद बच भी जाता था। पर इस बार कुछ अलग रणनीति बनाई गई है। तो ये नई डायरेक्टर तृष्णा हरसाय राज्य सरकार से एक बड़े ओहदे से रिटायर हुई महिला, जो रिटायर होने के बाद किताबें पढ़ना चाहती थी और टीवी देखना चाहती थी। पर अच्छा ही हुआ कि ये किताबें ना पढ़ सकी, क्योंकि ये किताबें पढ़ ले, दुनिया का कोई साहित्य रच ले, पढ़ ले, कोई फायदा, कोई उम्मीद इससे और इन जैसे लोगों से नहीं होने की। अपने चारों तरफ लाइब्रेरीज खड़ी कर ले। 100 बार किताबों को कोट करने वाली डॉक्टर जैन क्या किया अंत में? तो अच्छा ही हुआ
कि ये किताबें नहीं पढ़ रही, क्योंकि कई बार आपके द्वारा पढ़ी गई वो किताबें भी बदनाम होती है। लोग तो कहते हैं ना, अरे इतने पढ़े लिखे हो फिर भी, लेकिन इन लोगों पर अलग तरह से कहा जा रहा है, अरे इतने शहरी शरीफ हो लेकिन तुम्हारे कारनामे इस तरह के। लेकिन आ गई थी अब ये, और इसको था जबरदस्त सपोर्ट प्रेसिडेंट का, डायरेक्टर का और इसकी अपनी खुद की पावर का। लेकिन सुशांत टिका हुआ है अपने नियम कायदे से करने वाले काम और तर्क से उठाए हुए सवालों के बल पर। उम्मीद तो है कि वो टिका रहे, लेकिन आप अंदाज भी लगा सकते हैं कि इसे टिकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें आप अंदर से नहीं जानते कितने खतरनाक साबित हुए हैं ये शहरी शरीफ। तो शहरी शरीफ के इस हिस्से में बस अभी इतनी ही बात, आगे देखेंगे कि यह जो गलीज तानाशाह है इसने और कौन सी गलीजियत की, कैसी मुसीबतें खड़ी की, क्या ये टिक पाई या इसको भी जाना पड़ा, क्या सुशांत रहा कि नहीं। अगले किस्से तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।